बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम इन्वेंट्री के एमसीक्यूज करने लगे हैं बच्चियों। अच्छा नहीं लगता रोज कहना एक बात को। ओपन कर लें चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेस। अब जितने डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस होते हैं वो परचेज प्राइस में ऐड हो जाते हैं। आ जाए भाई। एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज ऐड होंगी। एबनॉर्मल लॉस, रेंट ऑफ स्टोर, नो सर, सिर्फ क्या ऐड होगा? फ्रेट इन, कैरिज इनवर्ड, डिलीवरी चार्जेस, ये चीजें, इंपोर्ट ड्यूटी, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होते हैं। तो राइट ऑप्शन इज चार्ली सी। एमसीक्यू नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन कन्वर्जन कॉस्ट। पहले तो बताएं कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड, यानी अदर देन मटेरियल सारी कॉस्ट जो फैक्ट्री में इनकर होती है उन्हें क्या कहते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट। कमीशन ऑफ सेलिंग स्टाफ, ये कहाँ आएगा? ये तो सेलिंग एक्सपेंस में आएगा। इसका मतलब ये कन्वर्जन कॉस्ट में, ये तो हेड ऑफिस कॉस्ट है। साथ साथ बुक पे लिखते रहिएगा। कैरिज इनवर्ड, जी भाई, कैरिज इनवर्ड ये तो कॉस्ट ऑफ परचेजेस होता है, ये तो परचेज में ऐड होता है। कैरिज आउटवर्ड ये तो सेलिंग एक्सपेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जिसे कहते हैं, ये तो हेड ऑफिस में इनकर होता है। फैक्ट्री के सुपरवाइजर की वेजेस ये ऐड होंगी क्योंकि कहाँ इनकर हो रही हैं? फैक्ट्री में। और ये मटेरियल नहीं है, ये क्या नहीं है? ये मटेरियल नहीं है। बच्चियों बुरी बात होती है, अगर आप बड़े की एक दफा नहीं सुनेंगी तो मैं कितनी दफा सुनाऊंगा आप लोगों को। आप 5 मिनट जल्दी आने के लिए रेडी नहीं है, आप मेरी रिकॉर्डिंग खराब किए जा रहे हैं। रोज मैं कहता हूँ, रोज आप लोग नहीं सुनती है। बुरी बात बेटा, आना तो है तो 5 मिनट पहले आ जाए। अच्छा नहीं लगता बच्चियों को बार बार कहना, मुझे मुनासिब नहीं लगता। इसलिए आप प्लीज थोड़ा सा अपना डिसिप्लिन चेंज करें। ये फैक्ट्री में इनकर हुई है। अगर ये फैक्ट्री में इनकर हुई है तो ये फैक्ट्री की कॉस्ट का हिस्सा है। ये बताएं ये डायरेक्ट वेजेस हैं या इनडायरेक्ट? क्यों इनडायरेक्ट है? क्योंकि सुपरवाइजर की है। ये एफओएच में जाएंगे। और कन्वर्जन में कितनी चीजें होती हैं? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री ओवरहेड में कितनी चीजें होती हैं? एक, दूसरा, तीसरा। तो राइट ऑप्शन इज यार। ला यार कोई फंदा ला, मैं लटक के भर जाता हूँ यार। ये बच्चियां नहीं सही हो रही यार। लो यार मैं नहीं जी रहा। इंसान बन जाओ यार। ये बच्चियां सब 500-500 रुपए निकालें लेट आने के। आज इन्हें इसी तरह सही करता हूँ। निकालो भाई बीबी 500 रुपए का। और बच्चियों लेट जितनी आई है 500-500 निकालो। अब आगे आओ जी भाई। एमसीक्यू सॉल्व करें। 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट है आपके पास। ध्यान से करें। क्वेश्चन साइलेंट हो तो इन्वेंट्री अपनी कॉस्ट पे पड़ी होती है या अपनी एनआरबी पर? अगर साइलेंट हो तो कॉस्ट पर लिख लें। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इन्वेंट्री अपनी कॉस्ट पर होती है। क्या कहा? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इन्वेंट्री अपनी कॉस्ट पर होती है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इन्वेंट्री अपनी, बोलो, कॉस्ट पर होती है।
जल्दी से सॉल्व करें। एक मिनट है, जल्दी करें, जल्दी, शाबाश। अपनी बुक पे सॉल्व करें, लेड पेंसिल से सॉल्व करें ताकि रिवीजन करना आसान हो। जी भाई, शुरू करूं? क्या कहता है? कहता है आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट अकाउंट्स। ड्राफ्ट अकाउंट्स का मतलब जो अभी फाइनल नहीं हुए। ड्राफ्ट अकाउंट्स का मतलब जो अभी फाइनल। साइमन रिव्यूज हर क्लोजिंग इन्वेंट्री। साइमन ने अपने क्लोजिंग स्टॉक को देखा। शी डिस्कवर्स, उसे पता चला that some items included at cost of 2600, के कुछ गुड्स हैं जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी हुई हैं किस फिगर पर? 2600। सम आइटम्स इंक्लूडेड एट, लेकिन जब मैं उन्हें फ्यूचर में बेचूंगा आफ्टर इनकरिंग सेलिंग कॉस्ट ऑफ, अब अगर मैं कहूं मेरी आइटम्स की कॉस्ट 2600 है और मैं कहूं मेरी आइटम्स की NRV 2550 माइनस 65 है, तो क्या आया भाई? ये चौथी हाथ निकाल लो ना जरा, मेहरबानी, बोलो। 2485। अब जरा ध्यान से मेरी कुछ बातें सुनिएगा बेटा। मैंने कोशिश की है कि आपको अकाउंटिंग सिखाऊं, ना कि आपको रट्टे लगवाऊं, क्योंकि मेरी अकाउंटिंग जो है वो आपको सीए करवाएगी इंशाल्लाह, ना कि रटालाइजेशन आपको सीए करवाए। ठीक है? तो पेपर अगर आसान आ जाए, बहुत आसान आ जाए, तो ये नहीं कहना यार इसने हमें इतना क्यों पढ़ाया। मैंने आपको सीए के लिए पढ़ाया है, उसमें से जो पीआरसी में पूछे वो उसे दे दीजिएगा। ठीक है भाई? एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक, एक होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। सुनते जाइएगा। ओपनिंग स्टॉक की नेचर डेबिट होती है, इसकी नेचर क्रेडिट होती है, इसकी नेचर डेबिट होती है। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो बताएं कॉस्ट ऑफ सेल्स पे क्या इफेक्ट आएगा? ज्यादा हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा होगी तो जीपी कम हो जाएगा। इस पे कोई दूसरी राय तो नहीं है? तो फिर इसका रिवर्स करते हैं। अगर कहीं ओपनिंग स्टॉक कम हो गया तो इसका मतलब क्रेडिट हो गया। ये कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी, मेरा जीपी ज्यादा हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो तो क्रेडिट होता है, इसलिए इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, तो इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी, क्योंकि क्रेडिट हो रहा है और कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर डेबिट है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी तो जीपी ज्यादा हो जाएगा। अगर किसी गलती की वजह से क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया तो इसका मतलब डेबिट हो गया। डेबिट हुआ तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा हो गई, जीपी कम हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा हो तो डेबिट होती है, जब कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा होकर डेबिट होगी तो बताएं जी जीपी, भाई जीपी कम होगा। और जब कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी तो क्रेडिट होगी जीपी, क्योंकि प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट होती है। इसको घोल के पीछे ऐसा ऐसा इसको यूज करना शुरू करूंगा। कॉपी करें, कॉपी करें। नहीं,
भाई फहद का क्वेश्चन बड़ा वैलिड है सर, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, इसी तरह से याद करना है जी। कॉन्सेप्ट दूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग में इंशाल्लाह। कहाँ दूंगा? अभी ये रूल्स पे आप चीजों को लेकर चले। वालेकुम सलाम, बैठ जाओ बेटा। उसे पता है इससे पहले कि सर डांटे तो मैं पहले सलाम ही कर लूं। साथ पीछे बेटा, बेटा पीछे साथ हो जाओ बच्चियों। बेटा उधर कौन जाएगा, वो हेलीकॉप्टर थोड़ी है बेचारी। साथ हो जाए और साथ हो जाए, फिर कोई बच्ची आएगी फिर परेशान होंगे हम। साथ हो जाए, साथ, शाबाश। जल्दी से कॉपी करो बेटा। हॉस्टल में जो नेगेटिव लोग होंगे वो आपको एक और बात भी कहेंगे आजकल, ओए तेरा 20 नंबर का क्वेश्चन रहता है। क्या कहेंगे? तेरा 20 नंबर का। तो भाई इनडायरेक्टली वो 20 नंबर में आपको करवा चुका हूं, बस सारी चीजों को एक जगह मर्ज करना है, सारा कुछ करवा चुका हूं। ठीक है भाई, ध्यान में रखिएगा इंशाल्लाह। और अगले वीक में इंशाल्लाह उसका भी मैक्सिमम काम हम कर चुके होंगे। जी भाई, अब इधर आ जाओ। तावीज लिख लिया? अब मुझे बताएं, आपने अपने रिकॉर्ड्स में कितनी कॉस्ट लिखी हुई है? और ये किसकी है? क्लोजिंग स्टॉक की। यानी आपका क्लोजिंग स्टॉक 2600 पे पड़ा हुआ है। अब मुझे बताएं एनआरवी कितनी है, उसे कितने पे होना चाहिए? 2485 पे। कितने पे खड़ा हुआ है? क्योंकि विच एवर इज, अब इस पे क्लोजिंग स्टॉक है, होना इस पे चाहिए था। तो आप सही करने के लिए अपने क्लोजिंग स्टॉक को ऊपर लेके जाएंगे, नीचे? ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेकर जाएंगे। भाई ये जो ऊपर वाला है भाई, ये कहीं खुदा ना खास्ता फिर आप समझ ही गए होंगे। क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है? डाउन। कितने से? दिस माइनस दिस, 100। जब क्लोजिंग स्टॉक डाउन होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अप होंगी, जब कॉस्ट ऑफ सेल्स अप होंगी तो जीपी कितने से? 100। अब वो तावीज यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, अब बताओ जी, प्रॉफिट डाउन होगा कितने से? ढूंढो ढूंढो, बीटा। हाथ हल्का, ये इफ्तारी नहीं है जी। जल्दी करें, जल्दी से करें कॉपी। साथ हो जाए आखिरी बेंच वाले, लास्ट बेंच। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। म्याऊ। भाईजान ये सारी चीजें हमें भी आती है, हम भी यहीं से इधर आए हैं, परेशान ना हुआ करें। चलो अंडे बेच के दिखाओ। टैलेंट है भाई, टैलेंट छुपा पड़ा है। चलो भाई, कॉपी हो गया जी। एसी ऑन कर भाई। मैडम आई हो, तुम्हें पता ही नहीं कि एसी ऑन करना है। सॉरी मैडम। सर भी आए हुए हैं, ये एसी भी ऑन करें सर के लिए। चले मेरे सर, मेरी मैडम्स, प्लीज अगला क्वेश्चन जल्दी से, शाबाश। जल्दी जल्दी करना है बेटा, आसान है इंशाल्लाह, सब कुछ कर चुके हैं। बुक से क्या करें भाई, सामने स्लाइड ना देखा करें, बुक से करें, लेड पेंसिल से। ये पीछे भी लगा दिया, अच्छा तो भी। सैफू मोटू नहीं आया? सोया पड़ा, उसे कहा यार माँ बाप इतने पैसे दे रहे हैं, क्या कर रहा है यार। पढ़ता है माशाल्लाह।
अब फेसबुक और स्टेटस पढ़ रहा था या अकाउंटिंग पढ़ रहा था? अच्छा, जल्दी से सॉल्व कर दें। टोटल पे कैलकुलेशन करोगे या आइटम बाय आइटम? शाबाश, सिखा चुका हूं बेटा, बातें नहीं करनी ना यार, सीरियस हो यार, टाइम कम है बेटा, जल्दी जल्दी करें, कोशिश करें आपसे खुद सॉल्व हो रहा हो। शाबाश, कर लिया जी, शाबाश। शुरू करो। अब सुनो भाई, ये क्या है? कॉस्ट क्या मांग रहा है? वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन साइलेंट हो तो पेरियोडिक या परपेचुअल? पेरियोडिक। अब मेरे छोटू ने कितने यूनिट्स काउंट किए? और दूसरी है गोदाम में, तीसरे गोदाम में अल्फा के 300, बीटा के 380, ये 240। उसने यूनिट्स दे दिए, मैंने उसे अंडे वाला बर्गर दे दिया। अब मैं अपने ऑफिस में बैठूंगा, कॉस्ट को कंपेयर एनआरवी से। मुझे किसने बताया? बाबा जी ने। ये क्या है? ये क्या है? इसमें से ये क्या आया? एनआरवी कितना? 12। दोनों में से लोअर 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना? 3000। ये कॉस्ट है। 14 में से 5 गए, ये क्या है? बोलो। अब इन दोनों में से लोअर क्या है? कितनी? मल्टीप्लाई करो। 3420। शाबाश। इन दोनों को कंपेयर करो, क्या बाकी बचा? 12 क्या है? विच एवर इज, कितना लूं? बोलो। 2800। पहले तोड़ दिया फिर जोड़ दिया, जोड़ दो तीनों को। 1 2 3, करो तीनों को जमा। 90। कोई टेंशन? सुकून। चलो आगे चल सकता हूं जी? फहद आगे करें, स्लाइडर ले लें मेरे से, स्लाइडर ले लिया करें। नंबर 5, कितनी देर लोगे? 1 मिनट। 1 मिनट से ज्यादा के एमसीक्यूज नहीं है, 7 हो जाए भाई। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, मुसलमानों की मजलिस हो और कोई मुसलमान आए और बैठा हुआ मुसलमान अपनी बॉडी को सिर्फ हरकत दे कि उसके लिए भी जगह हो जाए, चाहे बाद में जगह बने ना, ऐसे करने वाले पे जन्नत वाजिब हो जाती है। तो ये छोटी छोटी नेकियां पकड़ने की कोशिश किया करें, इंशाल्लाह क़यामत के दिन एक छोटी नेकी भी मेरी और आपके निजात का जरिया बन जाएगी, अगर अल्लाह पाक का इंशाल्लाह फजल हो गया। ठीक है, चलो भाई करो। करूं शुरू? बोर्ड पे देखो, यूनिट्स हैं कहीं?
सर ने क्या कहा था कि टोटल करके कंपेयर करना या आइटम बाय आइटम? तुम कितनी आइटम हो? 4 आइटम्स हो। ये क्या है और ये, इन दोनों में से क्या लोअर है? कितनी? नेक्स्ट में लोअर कितनी? नेक्स्ट में लोअर, नेक्स्ट में लोअर, टोटल करो 45,000। ये है आपके इन्वेंट्री की वैल्यू। बोलें जी कौन सा ऑप्शन? डेल्टा। इससे किया था बस। ये बहुत छोटी चीज है, तो माशाल्लाह तू जो मोटी चीज है। चलो भाई, ये आ गया भाई। आगे सुनो भाई, नंबर 6 करें। अच्छा भाई ये बताइए, इन्वेंट्री पे कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होता है? IS 2। और फिक्स एसेट पर IS 16। IS 16। भाई थोड़ा बुला ले, मैं चेयर्स मंगवा लूंगा। आने दे, आने दे। कौन है? स्टूडेंट है तो बुलाए ना। बैठो, किसी के साथ बैठो, फिर मैं जगह शहरोज किसी को 2-4 चेयर्स पहुंचा दे दरमियान के लिए। अभी आ जाती है, इजी हो जाएंगे आप चेयर्स। किसी बच्चे को ये ना कहिएगा जगह नहीं है, उसे बुला ले, हम चेयर मंगवा लेंगे। जी भाई दोस्तों, नंबर 6, नंबर 6, नंबर 6 ध्यान से करें। कर लिया? जी भाई, बोर्ड पे देखें।
पहले ये मेरी मैनेजमेंट निकल जाए, 5 बंदे तो आप ही हैं यार, निकलें बाकी सारे। खुरम आप चले जाएं, शहरोज आ गया, शहबाज आप भी जाएं, नसीर आप भी जाएं। चले भाई इधर आ जाए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डैनियल अमाउंट्स टू, ये कॉस्ट है या एनआरवी? बट लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट सम डैमेज आइटम्स वर इंक्लूडेड हैविंग कॉस्ट ऑफ, पहले तोड़ दो, फिर टोटल कितना है? 2 हिस्सों में तोड़ दूं, डिफेक्टिव कितना है? तो बाकी क्या है? कितना है नॉर्मल? 10,500, 1,05,200। ये इनकी क्या है? कॉस्ट। मुझे चाहिए इनकी नॉर्मली एनआरवी क्वेश्चन में अगर होगी भी तो ज्यादा होगी। इनकी एनआरवी के लिए टोटल रिपेयर कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 3500। आफ्टर रिपेयर वो 18,000 के बिक जाएंगे, तो मैं 18,000 में से माइनस करूंगा 3500, एनआरवी आएगी 14,000, 14,500। इनमें से लोअर 14,500, इनमें से लोअर 1,05,200 जमा कर दें 1,19,700। ये क्या है? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके है, ध्यान से कॉपी करो 1 मिनट लगा के। क्यूएम सही चल रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्की बात? नहीं किया उन्होंने? ठीक है, करवाता हूँ। हाफिज शहबाज को कल कितने बच्चों ने शाम में टेस्ट दिया? यार ये तो कोई बात नहीं है यार, नहीं डेडलाइन क्या बढ़ा दिया? ऐसे नहीं यार, आइंदा ना हो। तेरे से नहीं मैं एक्सपेक्ट करता, कमाल हो गया तेरा यार, शर्मिंदा करवा दिया तूने 150 बच्चों के सामने। आइंदा ना हो, नहीं कर सकता मुझे बता के सर ये आप खुद करवा दीजिएगा। बच्चों का इस वक्त एक एक दिन कीमती है। कितने बजे तक का टाइम दिया? कल सुबह 10 बजे तक। ठीक है, अब किसी दिन टेस्ट ना हो ना तो आपने ग्रुप में मुझे टैग कर देने का सर टेस्ट अभी तक अपलोड नहीं हुआ। हजरत जी जरा ईद की तैयारियां कर रहे हैं ना, तो आपको पता है ईद की तैयारियों में फिर इंसान के पास टाइम ज़्यादा लग जाता है। क्यूएम के टीचर से रिक्वेस्ट करें, सर अंसारी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी टेस्ट सीरीज प्लीज़ शुरू कर दें, ठीक है? और करके अभी अनाउंस करवाएं ताकि बच्चों को मैं बताऊं। मिल लें दोनों क्यूएम टीचर से। चलो आगे चलो। तू कितना मोटू है? ले भाई नंबर 7 कर दे। जल्दी करें, सब बच्चे करें, 1 मिनट है आपके पास। होटल कब मिलेगा? तू भाग जाएगा यार, भाग पक्का? पक्का बस आज ही करो, बस तू इधर ही पेपर दे रहा है, आज दे देंगे पोर्टल। जी भाई, आइटम बाय आइटम, सारी आइटम्स इधर देखें, सारी आइटम्स इधर देखें। ये कॉस्ट और एनआरवी लोअर कितना है?
बस लोअर बताइए ना, बताइए क्या चीज है लोअर, लोअर, लोअर। अब इनका लोअर ना बता देना गधो, ये टोटल है, यहाँ पे रुक जाओ। 48,000 ये है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। क्वेश्चन साइलेंट हो तो पीरियोडिक या परपेचुअल? पीरियोडिक में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बताएं। पीरियोडिक में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री माशाल्लाह होती नहीं। तेरा इन्वेंट्री डेबिट भाई परपेचुअल में एंट्री नहीं होती, पीरियोडिक में एंट्री क्या एंट्री होती है? इन्वेंट्री डेबिट। ओके, कोई कंफ्यूजन? पक्का? परपेचुअल में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, जबकि पीरियोडिक में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री और ओपनिंग एंट्री इसका रिवर्स होती है। चलो जी, कह रहे भाई नंबर 8। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रिकवरेबल टैक्सेस? जी, नॉन रिकवरेबल का मतलब नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। नॉन, वो क्या कह रहा है? चोर ढूंढ के लाना है। अब बताओ, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस तो ऐड होते हैं, स्टोरेज पे बाद में बात करूंगा। शिपिंग कॉस्ट ऐड होती है, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड होते हैं, तो ये परचेज में ऐड होगा, तो इसका मतलब कॉस्ट में ऐड हुआ। ये परचेज में ऐड होगा, कॉस्ट में ऐड हुआ। ये फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में ऐड होता है। ये तीनों तो ऐड होते हैं, बचा क्या? बी, बचा क्या? अब गौर से सुने, अक्सर डिश वालदा या सिस्टर बनाएं तो उसको फ्रीज करना जरूरी होता है और 8-10 घंटे के लिए वो फ्रीजर में रखा जाता है। लेट्स से आइसक्रीम की बात कर लो, कस्टर्ड की बात कर ले, मुझे जेली पसंद है, जेली की बात कर ले, ठीक है। अब जेली अगर आपने तैयार की और गरम गरम मैं पी लूं तो घरवाली क्या कहेगी? पेंडू ही है, ठीक है। लेकिन जेली होती मजेदार है अगर इस उम्र में खाई जाए। किस उम्र में? इस उम्र में। अब बात यह है कि कुछ चीजें तैयार होती हैं तो वो फाइनल होने तक स्टोरेज मांगती हैं। क्या मांगती हैं? कह सकता हूं ये स्टोरेज इनएविटेबल है प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने के लिए। अगर इनएविटेबल हो स्टोरेज कॉस्ट तो वो एसेट या इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होगी, और अगर वो इनएविटेबल नहीं है, प्रोसेस की जरूरत नहीं है स्टोर करना, तो फिर वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड। तो लिखो, अगर स्टोरेज नेसेसरी है, जरूरी है, क्या कहा? अगर स्टोरेज नेसेसरी है, जरूरी है, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होगी, अदरवाइज वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड। अब मुझे बताएं, कहीं लिखा हुआ है कि जरूरी है? इधर देखो, तो फिर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो क्या समझेंगे? जरूरी, और नहीं है तो वो इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट भी नहीं है। साइलेंट है तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है तो इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट भी नहीं है। नहीं, स्टोर करने की जो कॉस्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग में सिखाऊंगा, ये पीरियड कॉस्ट होती है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं होती। मैंने जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री करवाई है उसमें कहीं स्टोरेज कॉस्ट की लिस्ट में लिखवाया, इसका मतलब ये इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रही हैं, मसलन ये जब बिल्डिंग तैयार हुई होगी तो ये लेंटरिंग हुई होगी, उसके बाद बॉयज जानते हैं कई दिन तक काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको स्टोर करना, इसको टाइम देना ड्राइनेस के लिए जरूरी है। अब ये कौन सी स्टोरेज है? इनएविटेबल।
कौन सी है? इनएविटेबल। जो इनएविटेबल होगी वो एसेट की कॉस्ट में और इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होगी, और जो इनएविटेबल नहीं होगी वो ऐड नहीं होगी। ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं होती बच्चों, हम कॉस्ट अकाउंटिंग में इसे सीखेंगे। कहाँ सीखेंगे? जी, फिर क्वेश्चन में बताएगा ना, मसलन आइसिंग केक आप बच्चियां जानती हैं, आइसिंग केक क्या होता है? जिसके लिए फ्रीज करना मस्ट है, अदरवाइज वो केक आप यूज, अब जब आप उसे बनाकर बेक करके फ्रिज में रखती हैं, आप ये नहीं कहती कि मेरा प्रोडक्ट तैयार हो गया, वो प्रोडक्ट कब फाइनल होगा? जब वो फ्रीज हो जाएगा। तो फिर कह सकता हूं ये स्टोरेज कॉस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। अब ये स्टोरेज कॉस्ट उस केक की कॉस्ट में ऐड होगा। अब ड्राई केक है, चॉकलेट केक है, आलमंड केक है, आपने उसे ओवन में बना लिया, अब उसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, मेहमानों ने आना शाम में, आपने उठाकर उसे फ्रिज में रख दिया। अब नहीं, ये इनएविटेबल है, ये नॉट नेसेसरी है, नॉट नेसेसरी है, अब ये केक की कॉस्ट में ऐड नहीं। क्लियर? एक मिनट में सॉल्व करके दें, एक मिनट में सॉल्व कर दें। शुरू करूं भाई? भाई शुरू करूं? चलें भाई। An entity sold goods of worth 1 million. The manufacturing cost of the goods were 6 lakh. The carriage outwards are and commission paid to agent were also. What is the gross and? पहले तो अपने इस उस्ताद को बताएं कि जीपी कैसे आता है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहां कहीं जीपी आएगा, लेस एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस एक्सपेंस, और अगर अदर इनकम हुई तो ऐड कर देंगे, परेशान नहीं होना। नेट प्रॉफिट। सेल्स मैंने कितनी की? 1 लाख नहीं, इसलिए तो अल्लाह दे नहीं रहा है यार, क्या यार बंदे हैं बच्चियों, तुमने तो सैलरी पकड़ के भी हाथ कांपने, तुमने कहा ये 10 लाख है क्या चीज? तो तुम मेरा अकाउंट नंबर दे देना, जो जरूरत होगी मुझसे लिए जाना। आगे चलो, कॉस्ट ऑफ सेल्स में पहली आइटम
ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस क्लोजिंग। ये तो था ट्रेडिंग बिजनेस में, ये तो क्या था। और उसने क्या कहा, और कल मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया था, उसमें ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का लूंगा, एड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट करूंगा, लेस फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक। अब ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है 6 लाख। इस बॉक्स को सॉल्व करें, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी बनी, कॉस्ट ऑफ सेल्स 6 लाख, जीपी बना 4 लाख। जी भाई, कैरिज आउटवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा कितना 50,000, और कमीशन सेलिंग एक्सपेंस में जाएगी 50,000। बोलो जी कितना बना 3 लाख। ओए होए होए बीबी, होए बीबी, हो बीबी, क्या कर रही है बीबी, आप क्या कर रहे हैं। एजेंट को दी है, और एजेंट को जो कमीशन देते हैं वो ठीक है। पेपर में ऐसा कोई मिस्टेक नहीं करके आनी, माशाल्लाह कॉन्सेप्ट पक्की है, पूरा 100 आना चाहिए। ठीक है बेटा, मैंने उस वक्त भी कहा था मेरी भाई, अच्छा खासा क्लास का माहौल चल रहा था, दरम्यान में कोई एक ऐसी चीज जरूर होती है जो क्लास में बैठने के काबिल नहीं होती। ठीक है, ऐसे नहीं करना। मेरी रिक्वेस्ट, मैंने पहले दिन रिक्वेस्ट की थी, कुछ चीजों पे ना मीटर घूम जाता है, और मैं चाहता हूँ मैं अपने बच्चों को ऐसे लेके चलूं जैसे मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ। ठीक है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। जी बेटा। हाँ, लेकिन वो बैंक कमीशन है, वो कौन सी है, और ये कौन सी है बेटा, एजेंट कमीशन। अच्छा यार, 1 मिनट में सॉल्व हो जाना था सर, पूरा फॉर्मेट बनाते हैं, वैरायटी मारते रहते हैं। भाई साहब, मैं ये आपके दिमाग में डालना चाहता हूं कि आपको आता सब कुछ है, एमसीक्यू देखकर पहले अपना कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज किया करो, फिर एमसीक्यू कभी इंशाल्लाह तुम्हें तंग नहीं करेगा। करेंगे कोशिश, जल्दी से करें। हो गया, आगे चलो, चलो भाई ठीक है बेटा, कॉपी करना है वापस लेके जा यार मोटू। जान के नहीं लिया था, क्योंकि जीपी तक की से आगे की कहानी वही है जो आम बिजनेस की होती है, ठीक है, इसलिए नहीं किया था। फाहद का क्वेश्चन वैलिड है कि सर कल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपने ये नीचे चीजें नहीं लिखी थी। बेटा ये ट्रेडिंग में और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और सर्विस बिजनेस में सेम है, इसलिए इन्हें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। जी फाहद, लो भाई बजूका जी ना आ गया। ध्यान से पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो, क्या कह रहा है, एनआरवी बताओ, और एंट्री वाली अमाउंट बताओ, कौन सी वाली, ध्यान से करो बेटा, बातें नहीं। अभी नहीं, अंत पीछे बच्चे हैं, फुल ब्लॉक है। ओए ओए हेलो, अब ना गलती हो, टेस्ट अपलोड करने वाली। भाई यहाँ पर जो इक्विपमेंट है वो एसेट है या इन्वेंट्री,
पढ़ें, बजूका लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स ऑफिस इक्विपमेंट। तो ये ऑफिस इक्विपमेंट इसकी इन्वेंट्री है, गुड्स है फॉर वर्क प्लेसेस। द स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट वाज इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन 31/12/19 एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000 पर इक्विपमेंट, यानी पर आइटम, पर यूनिट। कितनी है कॉस्ट भाई? कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट 50,000 है, कॉस्ट 50,000। ओके, इसके बाद क्या हुआ? ड्यूरिंग द फाइनल ऑडिट, जब फाइनल ऑडिट हो रहा था, ऑडिटर ने नोट किया कि सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइस फॉर द इन्वेंट्री एट 15 जनवरी 2020, हमारा ईयर एंड तो 31/12/19 को ये मेरे स्टॉक में पड़ा हुआ था भाई, पड़ा हुआ था। अगले साल बिक गया, अगले साल बिक गया जी। अब गौर से सुनिएगा। ड्यूरिंग द फाइनल ऑडिट द ऑडिटर नोटेड दैट सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइस फॉर द इन्वेंट्री एट 15 जनवरी 20 वाज, इसका मतलब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है? 40,000। तो ये क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी? 40,000। फर्दर मोर इंक्वायरी revealed that during the physical stock take a water leakage has damaged the equipment. Accordingly, in the following week, BL spent a total of 15,000 per equipment for repairing the। बड़ी दुआ करता हूँ मैं पिछले 23 साल से अपने लिए कि लगभग मैं ना ज्यादा डेप्थ में बच्चे के पास ना जाया करूं, लेकिन मैं मजबूर हूं अपनी आदत से। 5 मिनट सुन लो, ये 5 मिनट अगले पूरे सीए में जहां कभी ये पॉइंट आएगा ना, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो तुम क्लास में अकेले ही होगे जिसे ये पॉइंट पता होगा। गौर से सुन लो। मैंने यहां पर कहा बिक गई, तुमने कहा नहीं बिकी। मैंने कहा चलो आज मैं इन्हें रट्टा लगवा देता हूं, नहीं बिकी लेकिन बिक गई। लेकिन सुनना क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द फाइनल ऑडिट, अब इससे एक लंबी कहानी सुन लो 5 मिनट की और। अभी तक तुम हो अकाउंटिंग के मुन्ने हो, और मुन्नों को मैंने और मुन्नियों को क्या कहा हुआ है? आखिरी दिन रात 9 बजे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बन जाती है। नहीं बच्चों, नहीं बनती। 5 बजे तो दूर की बात, रात को 9-10 बजे भी नहीं बनती, अगले पूरे महीने भी नहीं बनती, उससे अगले पूरे महीने भी नहीं बनती। 90 डेज पाकिस्तानी गवर्नमेंट देती है कंपनीज को कि तुम 31/12/19 को जो ईयर एंड हुआ है, 31 मार्च 2020 तक भी तुम्हारे पास टाइम है इसकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने का। समझ आ गई? तो फिर सर इंट्रो समझाने के लिए सुन, बाहर के मुल्कों में भी है, पूरी दुनिया में अलाउ है। भाई इंट्रो समझाने के लिए मैं तुम्हें कहता था कि रात को 10 बजे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट नहीं बनती। भाई 3 महीने तक मौका है हमारे पास। इसकी रीजन सुन ले। इतनी जिंदगी आसान नहीं होती कि 5 बजे के बाद 4 घंटे में बैठा और मैंने ईयर एंड एडजस्टमेंट पास कर ली। मैंने तो यही कहा था ना कि मैं आपको दोबारा फाइनल अकाउंट सिखाऊंगा, किसके साथ? ईयर एंड एडजस्टमेंट्स के साथ। और मैंने तुम्हें क्या सिखाया हुआ है कि 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ईयर एंड एडजस्टमेंट्स हो रही होती हैं। अलाउंस रात 9 बजे तैयार हो रहा, बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन रात 9 बजे हो रही, एक्सपेंस पेबल 9 बजे पता चल रहा, प्रीपेड एक्सपेंस 9 बजे पता चल रहा, इनकम रिसीवेबल 9 बजे पता चल रही, इनकम इन एडवांस रात 9 बजे पता चल रही। नहीं बच्चों, ये 3 महीने गुजरने के बाद में पता चल रही होती है। ओके हो गया? अब मुझे बताओ, ये स्टॉक 31/12/19 को मेरे पास था, 31/12/19 को मेरे पास था, 15 जनवरी को ये बिक गया कितने पे? 40,000 पे। अब मुझे बताओ, मैं 31/12/19 को खड़े होकर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ढूंढा करता था
वो एक अंदाजा था। अब 15 जनवरी को अंदाजा नहीं बल्कि हकीकत पता चल गई। अब बताओ मैं अपनी टीम को क्या कहूँ, अंदाजा लगाओ या वो हकीकी फिगर ले लो? इसलिए मैं वो हकीकी फिगर लेने लगा हूं। तुम्हारे लेवल पे बच्चा यही लिख कर आएगा एस्टिमेटेड, लेकिन ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस नहीं, ये हकीकत है। वो अलहदा बात है कि मैंने कैलकुलेशन कब करनी है, 31/12/19 को, और 31/12/19 को ये एसेट्स, ये गुड्स सेल नहीं हुई थी, ये स्टॉक में पड़ी हुई थी। अब उनकी सेलिंग प्राइस कितनी लूंगा? लेस एस्टिमेटेड रिपेयर। अब बेटा ये एस्टिमेटेड नहीं है, ये देखो अकॉर्डिंगली इन द फॉलोइंग ईयर बीएल स्पेंट अ, कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। उसने 15,000 का खर्चा कर लिया, लेकिन कब? 15 जनवरी से पहले, लेकिन 31 दिसंबर के बाद। अब मैं इसमें से कितना माइनस करूंगा? अब मेरी एनआरवी 25,000। ये कॉस्ट और ये एनआरवी कितने पर स्टैंड कर रहा है भाई? कितने पे स्टैंड कर रहा है? इंक्लूड है अपनी कॉस्ट के साथ। उसे होना कितने पे चाहिए? कितने से गिराऊं? एंट्री बोले कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, कितने से? 25,000 से। क्या पूछा? एनआरवी बताओ। एनआरवी कितनी है? 25,000। उसने क्या पूछा? राइट डाउन बताओ। राइट डाउन कितने का है? ढूंढ लो। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलो कॉपी करो जल्दी से। जी भाई, एक्सक्यूज मी, कॉपी हो गया? नेक्स्ट एमसीक्यू करके दे। इंसान बन यार, तू फिर लोगों को खराब करेगा। तेरी तो एग्जाम्ट है ना, उसकी एग्जाम्ट है। तेरी बुक किधर है यार? अहमद ये क्या चीज तूने मुझे दे दी है यार? नहीं तो जो मर्जी, अब तेरे नाम की पर्ची लेते, अब तू कह रहा है जो मर्जी का। ये कहाँ पहुंचा दिया तूने मुझे मोटे? यार मोटू तू ऑल हेवन में तूने उस पे कोनी रखी है ना, जुल्फो वाली सरकार, तेरी मेहरबानी यार। तेरी कोनी का बड़ा प्रेशर है उसके ऊपर। ये था। चले भाई, आगे कर ले चेयर प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड एज अ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री? इनमें से किस आइटम को मैं इन्वेंट्री समझ सकता हूं? एबनॉर्मल लॉस को कभी
इन्वेंट्री नहीं समझते। स्टोरेज कॉस्ट साइलेंट हो तो कभी इन्वेंट्री की कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट तो जीपी में से माइनस होती है। ये कौन है? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ये कौन है? वेरिएबल, और ये हमेशा इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होते हैं। इन्वेंट्री की कॉस्ट के कितने पार्ट्स होते हैं? 6। तो कहा बीबी क्या करती हो? 6। नंबर 1, दूसरा, तीसरा, पहले 3 डायरेक्ट को मिलाकर क्या कहते हैं? अगले 3 को मिलाकर, शाबाश। और फैक्ट्री ओवरहेड के कितने पार्ट? बिहेवियर 2 है, या वेरिएबल है या, तो ये वेरिएबल आ गया। तो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। चलें? करें भाई ध्यान से, सबको करने दो यार। बेटा बातें नहीं, प्लीज पढ़ाने दीजिए। आंसर नहीं देखना। बातें नहीं, काम पे फोकस करें प्लीज। भाई शुरू करूं? स्पाइस लिमिटेड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम चाइना वर्थ 10 मिलियन। कह सकता हूं ये परचेज प्राइस है। क्या करूंगा इसे इन्वेंट्री की कॉस्ट के लिए? एंड 8 लाख इंपोर्ट ड्यूटीज दी हैं। क्या करूंगा? एंड 2 लाख रुपए इंपोर्ट टैक्सेस दिए हैं। द इंपोर्ट टैक्सेस वर सब्सिक्वेंटली रिफंडेड बाय द, तो इसका मतलब क्या करूंगा? इग्नोर करूंगा। पहले रिसीवेबल बुक कर लूंगा, बाद में जब गवर्नमेंट पैसे वापस करेगी कैश डेबिट करके रिसीवेबल खत्म कर दूंगा। FR1 में इसकी एंट्री करवाऊंगा इंशाल्लाह। दे पेड 150 फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम चाइना। क्या करूं? ऐड करूं, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड है। एंड अनदर 2 लाख एज पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस फॉर लोडिंग द मटेरियल एट
चाइना, तो इसको भी क्या करूंगा एंड। मार्केटिंग एक्सपेंस 1,00,000 रुपए के, ये तो जीपी में से माइनस होते हैं, ये इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट। जनरल एडमिन कॉस्ट भी नहीं आएगी। अच्छा, अगर यहां लिखा होता कि ये जनरल एडमिन कॉस्ट फैक्ट्री में इनकर की, तो फैक्ट्री का हर खर्चा इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनता है। लिख लो, फैक्ट्री में कोई भी खर्चा हो वो हमेशा बोलो इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनता है, हिस्सा बनता है। हाँ, मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको। पकड़ो कैलकुलेटर, जो जमा करने थे वो जमा करें, जो इग्नोर करने थे उन्हें छोड़ दें। चार्ली 11,150,000 ओके हो गया। चलें जी दोस्तों, बात भाई अगले पे ले जाए। नहीं जस्ट यहाँ रुक जाओ, अभी नहीं करना। इन्वेंट्री एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड होती है कब? जब वो सेल हो जाए, भाई ऐसी स्लो कर दे, जब राइट डाउन हो जाए, जब लॉस हो जाए, और अगर वो इन्वेंट्री किसी दूसरे एसेट के बनने में लग जाए, तो जब वो एसेट सेल होगा या जब वो एसेट डेप्रिशिएट होगा, फिर ये कॉस्ट उस एंगल से एक्सपेंस आउट होगी। ये आखिरी पॉइंट यहाँ क्या FR1 में भी नहीं है। आखिरी वाला पॉइंट सिर्फ याद रखना है, उसकी कोई कैलकुलेशन, उसकी कोई थ्योरी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। अब बताओ, इन्वेंट्री एक्सपेंस बनती है जब सेल हो जाए, जब राइट डाउन हो जाए, जब लॉस हो जाए। एनी अमाउंट ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज टू, कहता है राइट डाउन हुआ है एनआरवी के डाउन होने की वजह से, शुड, ये ट्रीटमेंट बता रहा है। अब मुझे बताएं, एनआरवी एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट क्या सिखाई थी? राइट डाउन की बताएं एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री, पीरियोडिक और परपेचुअल की एंट्रीज याद करो, भूले हुए हो। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री, ढूंढ ले। डेफर्ड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? जो फ्यूचर में एक्सपेंस लिखूंगा, ये तो मैं इसी साल में लिखूंगा जब राइट डाउन होगा। रिकॉग्नाइज्ड एज एन इन द पीरियड इन विच द राइट डाउन, और राइट ऑप्शन इज बीटा, राइट ऑप्शन इज बीटा। हमेशा राइट डाउन को पीछे रखो, ज्यादा जल्दी की चीज की है भाई। ये इतनी सी चीज तेरे पे हावी हो रही है क्या यार? तूने कोनी रखी तो उसकी पसली टूट जानी है, अल्लाह के बंदे हैं। डरा के रख से बच्चे को। लो भाई, रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस, और अगर वो एंट्री पूछता तो एंट्री बताओ। चलो भाई दोस्त, आगे। बड़ा मुश्किल MCQ दे दिया यार। बहुत ही मुश्किल। हाँ भाई, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट, एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट, एस्टिमेटेड रेमेडियल कॉस्ट, एस्टिमेटेड करेक्शन कॉस्ट, जब ये सारी एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस कर दूं, क्या बचता है? राइट ऑप्शन इज ओके। आगे चल सकता हूं? कहीं ऐसा ख्याल तो नहीं आ रहा कि यार तेज करवा रहे हैं? पक्का रिलैक्स रहे, सब तैयारी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी तैयारी है कि अभी भी चले जाओगे पेपर में तो पास हो जाओगे, अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। चलो, लेकिन हम 100 के लिए खेला करेंगे इंशाल्लाह हर पेपर में। Which of the following cost must be, what do you mean by must be expense? बड़ी सिंपल सी बात है अंसारी साहब, जो कुछ फैक्ट्री में इनकर होगा वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होगा, और जो कुछ हेड ऑफिस में इनकर होगा वो एक्सपेंस आउट होगा। और हेड ऑफिस में इनकर होते हैं 5 एक्सपेंसेस, काउंट करवाओ। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ सिखाऊंगा? FAR2 में। FAR2 में आजकल कर रहे हैं हम उधर, आजकल हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस ही कर रहे हैं।
ठीक है, अब चलते हैं, ढूंढते हैं। कहते हैं वो जो सप्लायर से तुमने चीजें खरीदी रॉ मटेरियल की, उसकी कॉस्ट, ये तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होती है, ये तो जीपी में से माइनस इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल, ये भी ऐड होगी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, ये भी ऐड होंगे कहां, इन्वेंट्री की कॉस्ट में। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये जीपी में से माइनस होगी, इसलिए इसे एक्सपेंस आउट करेंगे। आगे जल्दी से कर दे, सबको करने दे या 1 मिनट लगाएं, शाबाश। सैफू आप ठीक हैं? थैंक यू। लेकिन इतना ना पढ़ा करेंगे, सुबह को आंख ना खोले, जरा टाइम से उठ जाया करें भाई, मेहरबानी आपकी। लव यू मेरे दोस्त। रमजान के बाद मैंने FR1 में तुम दोनों की पंजा आजमाई करवानी है, तुम्हारी और सैफू की। अभी जरा रमजान है, बंदा जरा है, अभी भी चलेगा। सुनो भाई, शुरू करूं? ये लाइन आपके सिलेबस की नहीं है, इस लाइन में आपको समझ नहीं आया होगा यार ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि ये है ही नहीं आपके सिलेबस की, FR1 की है। इंट्रो के सिलेबस की कोई लाइन ऐसी नहीं कहेगी इंशाल्लाह कि यार ये हमें बताया क्यों नहीं इसने, अल्लाह ने चाहता। ये FR1 की लाइन है, बनाया मैं MCQ में, समझा देता हूं तुम्हें। कामरान इज एन एंटीक्स डीलर। कामरान तुम्हारी जैसी चीजों में डील करता है, क्योंकि तुम क्या हो, एंटीक हो, यूनिक हो, नायाब हो, गुलाब हो, बस थोड़े से दाग हो। आगे आओ। His inventory include a clock which cost, उसकी इन्वेंट्री में ये किस वैल्यू पे पड़ा हुआ है, 1,58,000। कामरान एक्सपेक्ट टू स्पेंड 7,000 ऑन रिपेयरिंग क्लॉक which will mean that he will be able to sell it for, अब ये क्या है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। जी भाई ये क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं कह सकते, रेमेडियल कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, कंप्लीशन कॉस्ट, करेक्शन कॉस्ट, कोई भी नाम दे। अब मुझे बताओ NRV कितनी बनी, 2,53,000। कॉस्ट कितनी है, 1,58,000। At what value should the clock be included in, कामरान होना चाहिए था भाईजान, ये कोई रिश्तेदार है हासिलपुर में, बुक में भी यही है, इसका मतलब बुक के रिश्तेदार भी हासिलपुर में है सर, इसे कामरान कर दें सर। मुझे तो लगता है खालू के किसी बेटे का नाम
कामरान ही ना हो भाई, कामरान तो कोई नहीं है, पक्की बात। वो जो दूसरा कजन है उसका नाम, चलो अब कितने पे लोगे बेटा? 1,00,000 बीटा आ गया। अब ये जो आउट ऑफ सिलेबस चीज है ये सुन लो, ये प्रोजेक्टर इस जैसा प्रोजेक्टर अगर आज मैं मार्केट से खरीदने जाऊं तो वो मुझे कितने का मिलेगा? 2,00,000। अब मेरे पास तो प्रोजेक्टर है, उसके पास क्लॉक है। इस जैसा क्लॉक अगर आज मार्केट से खरीदूं तो जिस प्राइस पर वो मुझे मिलेगा उसे इस एसेट की, ये जो मेरे हाथ में है क्लॉक, इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। समझना, रेजिडुअल वैल्यू के लिए ये मेरा नया एसेट था, इसकी कीमत लगवाने नहीं गया था, इस जैसा दिखाकर इसकी रेजिडुअल वैल्यू लगाई थी। वो कह रहे हैं टू रिप्लेस, रिप्लेस तो जब भी होगा ना जब ये चला जाएगा और नया आ जाएगा। टू रिप्लेस द सेम आइटम ऑफ, इस क्लॉक की जगह इस जैसा आइडेंटिकल क्लॉक लेने मार्केट में निकलूं और लकीली वो मुझे मिल जाए तो आज कितने का मिलेगा? इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। FR1 का एक चैप्टर है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, वहां पे बेसिक अकाउंटिंग फंडामेंटल जो रूल्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है। इसका यूज क्या होता है FR1 में करेंगे इंशाल्लाह जी। राइट ऑप्शन इज, आगे चले डस्टर, आगे चले भाई। नहीं, मार्केट प्राइस को फेयर वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और फेयर वैल्यू का ताल्लुक खरीदने से नहीं बेचने से है, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट का ताल्लुक खरीदने से। FR1 में करेंगे इस कहानी को। बच्चियों बातें नहीं प्लीज पढ़ाने दीजिए। यूनिट कॉस्ट का मतलब क्या सिखाया था कल? एक यूनिट बनाने में जो कॉस्ट लगे, और कॉस्ट यूनिट किसे कहते हैं? उस प्रोडक्ट को कॉस्ट यूनिट कहते हैं। ये क्या है? रॉ मटेरियल। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अब बच्चा एग्जाम प्रेशर में क्या पढ़ेगा? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। यहां क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल। अच्छा, आज एक रट्टा और सुन लो, खत्म करना है उस रट्टे को। जैसे फैक्ट्री के खर्चों में वेरिएबल और फिक्स होते हैं, ऐसे ही हेड ऑफिस के खर्चों में भी वेरिएबल और फिक्स होते हैं। लिख लें, यानी एडमन, इधर देखो ना, हेलो, एडमन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस कॉस्ट नहीं, बस ये तीन, और चौथा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनमें फिक्स भी होता है और वेरिएबल भी होता है। तो सिर्फ ये लिख लें कि हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस में भी फिक्स और वेरिएबल बिहेवियर होता है। हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस में भी, बोलो, फिक्स और वेरिएबल बिहेवियर होता है। क्या कह रहा है वो? इधर देखो बुजुर्गों, बुजुर्ग बाजियों, इधर देखो। यूनिट कॉस्ट का मतलब एक यूनिट बनाने में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये नहीं आएगा। ये तो हेड ऑफिस की कॉस्ट है। टोटल कर दो। ओके हो गया? मुश्किल तो नहीं लग रहा? पक्का? चलो, ये सारी हम कॉस्ट अकाउंटिंग की अपनी बेस बना रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो। दुआ करना कॉस्ट की बुक मेरी आ जाए बस 1 महीने तक, ताकि मसला ना पड़े उसके लिए। उससे बच्ची को मैसेज कर, उसे कहा सर कह रहे हैं मुझे बता तो सही को। मुझे करने देना, पहले 1 मिनट लगाओ।
आप सुने भाई? ओ भाई एक जुमला सुन लो। एक्सक्यूज मी, अगर क्वेश्चन बाद में लिखना, पहले सुन लो। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो जिस सेलिंग प्राइस पर मैंने इस साल बेचा है अगले साल भी उसी प्राइस पर बेचूंगा। जिस कॉस्ट पे इस साल खरीदा है अगले साल भी उसी कॉस्ट पे खरीदूंगा। जो सेलिंग एक्सपेंसेस इस साल इनकर किए हैं अगले साल भी सेलिंग एक्सपेंस उसी लेवल पर इनकर होंगे। यानी क्वेश्चन साइलेंट हो तो जो इंफॉर्मेशन करंट ईयर की है वही इंफॉर्मेशन नेक्स्ट ईयर के लिए यूज करूंगा। लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, if question is silent, क्या कहा? if question is silent, same figures will be applicable for next year. Same figures will be applicable for next year. भाई आई कैप ने ना एक मॉडल पेपर भी दिया हुआ है, ठीक है? मैं इंशाल्लाह अपने बच्चे को एक ही पूरी क्लास में वो पूरा मॉडल पेपर आपसे सॉल्व करवाऊंगा और इंशाल्लाह उसी में फिर आपको बता दूंगा कि भाई आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, और फिर पूरा मॉडल पेपर मैं आपके साथ बोर्ड पे डिस्कस करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो परेशान नहीं होना इंशाल्लाह, इजी। जी भाई लिख लिया, अब सॉल्व कर दो। क्या पूछ रहा है? रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं पूछ रहा, राइट डाउन की अमाउंट पूछ रहा है। तो इसका मतलब एनआरवी नहीं पूछ रहा, जितनी वैल्यू से एंट्री करनी है, गिराना है, वो अमाउंट पूछ रहे हैं। ध्यान से बेटा पेपर में। शुरू करूं? ठीक है भाई। कितने यूनिट्स है? 40 है। कुछ खराब है कुछ सही है? ठीक है जी। नॉर्मल कितने हैं? 30। और डिफेक्टिव कितने हैं? डैमेज 10 है। ये यूनिट्स हो गए। कॉस्ट 30, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 2554। 30 से मल्टीप्लाई करें 76,600, इधर मल्टीप्लाई करें 25,000, क्योंकि एक ही प्राइस कॉस्ट जो है वो 2554 थी। नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज 2900। नॉर्मल सेलिंग प्राइस, ये एक ऐसा क्वेश्चन भी आ गया। कितने यूनिट्स है? 30। फ्यूचर में कितने पर बिकेंगे? 2900 के, क्योंकि नॉर्मल प्राइस नॉर्मल गुड्स को अप्लाई होगी। क्या कहा? कर दो 30 ज़रब 2900, 87,000 पूरा। मैंने आपको कहा भी था कि अगर सेलिंग प्राइस हुई भी तो वो कॉस्ट से। अब इधर आ जाओ। The damaged units are expected to be sold at 60% of normal selling price। यानी डैमेज गुड्स की एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 2900 का 60% है। 2900 का 60% लगा दो 1700। अब ये 1740 क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। आगे क्या कह रहा है? The selling cost of 150 are incurred on each unit sold, whether normal or damage। दोनों में ही होगा। अब ये 87,000
एनआरवी है या सेलिंग प्राइस है? सेलिंग प्राइस है, एनआरवी नहीं है, क्योंकि अभी इसमें 150 रुपए की सेलिंग कॉस्ट माइनस करनी है। ये ध्यान से भाई, क्या मैं करने लगा हूं ना, मैंने इसलिए सेलिंग प्राइस हटा दिया। सेलिंग प्राइस हटा के एनआरवी लिखने लगा हूं। चले ऐसे लिखना, अगर आप 2 स्टेप में करना चाह रहे हैं, इसको सेलिंग प्राइस ही कर दें। 10 ज़रब 1740, 17,400 लेस सेलिंग कॉस्ट, क्या रेट है? 30 ज़रब 150 कर दे, 4500 माइनस कर दिया। बताएं जी इसकी एनआरवी 82,500। ये क्या है? एनआरवी 82,500। अब इधर आ जाए, 10 ज़रब 150 कितना बना? 1500 माइनस कर दे, 15,900। ये एनआरवी आ गई। दोनों में से किसे लेना है? मुझे लगता है मेरे बच्चे यहाँ परेशान हो रहे हैं। सॉरी बच्चों, माजरत। कितने हैं? 40 को माफ कर देते हो ना? ये 30 और ये 10। अब ये है नॉर्मल और ये है डैमेज। बेटा बातें ना करो। कॉस्ट 2554 एक की थी, 30 से मल्टीप्लाई कर दे, 620। इधर 10 से कर दे, 500। अब मुझे क्या चाहिए? डायरेक्ट एनआरवी लेकर आऊंगा। डायरेक्ट क्या लेकर आऊंगा? सेलिंग प्राइस कितनी है? अभी बनाई है, कितनी है? नॉर्मल कहां गई? ये इसमें से कितना माइनस कर दूं? 150। क्या बचा? ये 2750 क्या है? एक यूनिट की एनआरवी। ये 2750 क्या है? नॉर्मल यूनिट। एक हो तो एनआरवी है, लेकिन वो तो कितनी है? 30 है। तो यहाँ 2900 माइनस 150 मल्टीप्लाई बाय 30। बोलो जी, 82,500। अब इधर आ जाए, 2900 का कितने परसेंट? 60%। और फिर उसमें से 150 माइनस कर दिया। नहीं, पहले एक का बताएं। 1590। कितने यूनिट हैं? 10। 10 ज़रा 1590 कर दो, कितना है? 15,000। इनमें से लोअर 76,600 पीस, इनमें से लोअर 15,900। ये क्या है? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितनी बनी? 92,520। अब गौर से सुनना, ये उसने नहीं पूछा, उसने एनआरवी नहीं पूछी, ये भी नहीं पूछा कि कितनी एनआरवी बनती है। उसने तो क्या कहा है? राइट डाउन बताओ। अब मुझे बताओ, कॉस्ट एक यूनिट की कितनी थी? 2554। और टोटल यूनिट कितने थे? 40। कितना बना? 1,02,160। और एनआरवी कितनी है? 92,520। बताओ कितने से गिरा? ये कॉस्ट है, ये एनआरवी है। 9,600। ये है राइट डाउन। भाई ये क्या है? राइट डाउन। और एंट्री इसकी पास होती है राइट डाउन की। उसने एंट्री नहीं पूछी, क्या पूछी? अमाउंट। कौन सा ऑप्शन? बीटा ऑप्शन। कॉपी करें ध्यान से, उससे भी आ जाएगा। और भाई सुन ले, बच्ची का पॉइंट है कि अगर नॉर्मल को ना छेड़ें। क्यों? क्योंकि उसने वैल्यू ऑफ स्टॉक नहीं पूछा। यहां से भी आंसर वही आएगा। ये क्या है? कॉस्ट। ये क्या है? एनआरवी। दोनों का डिफरेंस ले, यही आएगा भाई।
पूरा क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर दिया, अगर वैल्यू पूछे तो ये आएगा, अगर आपने सिर्फ एनआरवी एडजस्टमेंट पूछनी है अमाउंट, तो इतने पोर्शन से भी आंसर आ जाएगा। पूरा एमसीक्यू इसलिए सॉल्व करवा देता हूं ताकि किसी भी एंगल से आए तो आपको पता हो कि यार हम इस पैटर्न से ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज जुमा है, कितने बजे आपको छुट्टी दे दें बॉयज को कि वो सुकून से जुमा पढ़ लें? 1:15 भाई, 1:15 ईजी है, 1:45 तक मैं होऊंगा, उसके बाद छोटू होंगे, ठीक है भाई। और इनको आपको पता है जरा कुछ जम्स जो है ना वो ट्रांसफर हुए हुए, ये शुरू होते हैं ना तो फिर चुप नहीं होते, इन्हें कहना भाई जुमे आपकी मेहरबानी। हासिलपुर में होता होगा 3 बजे, लाहौर में हाँ 1:30 बजे हो जाता है, मेहरबानी आपकी। जज्बाती हो जाते हैं ये। तो आप ही कम जज्बाती हो जाए। मैंने जल्दी छोड़ दिया, मैं घर में परेशान बैठा रहूंगा, आज मैंने 10 मिनट पहले छोड़ दिया। चलो भाई कॉपी कर ले। रिजल्ट कब आना है? 4 इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा जी। मॉर्निंग में सुबह। अच्छा ताकराते नहीं शुरू ही होंगी जी, क्लास में हो गया। चलो जी आओ। अच्छा ये बताएं, आपने जो सिलेक्शन की है वो कौन से दिनों की है? 15 और 18, यानी 15 से पहले तो नहीं है कोई? मैं आपको कब फ्री करूं? कौन से बच्चे हैं जिनके 2 से ज्यादा पेपर है? 10 को फ्री कर दूं भाई, 10 को कर दूं फ्री। 10 को दिन देखें कौन सा आ रहा है? मंडे आ रहा है, बस फिर संडे को कर दूंगा। संडे को क्या है? 9 को फ्री कर दूंगा। 9 को फ्री करने का मतलब कि मैं इंशाल्लाह ग्रुप्स में भी होऊंगा, इधर भी होऊंगा। अगर आपको किसी वक्त भी जरूरत होगी आप मेरे साथ सेशन रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। इंशाल्लाह मैंने अपना प्लान बनाना है ना, तो 9 तक मैं कंप्लीट कर लूंगा इंशाल्लाह। जी वो हमारी सीरीज चलती रहेगी, वो एज इट इज चलेगी। अब सुनो भाई, बस एक्सक्यूज मी, बाज आ जाओ यार। सॉल्व कर दें भाई, बेटा बातें नहीं प्लीज, सॉल्व करें। क्या हुआ? बोल। नहीं इस दफा 4 की रखनी, अगली रखेंगे ज्यादा। यार क्या कर रहे हैं यार अल्लाह के बंदे। नहीं संडे को तो छोटी क्लास होगी, 4 घंटे की बस। खामोश खामोश, कोई बात नहीं। गालिब एसोसिएट, वो आ जाओ। गालिब मियाँ, Ghalib Associates has 20 units of product C4, silent please, at a cost of 3660 each. The product has been sold at per unit, यानी रूटीन में हम इसे 4000 का बेचते रहे हैं, and 150 commission is paid on, तो ये सेलिंग कॉस्ट है। A new product has been introduced by a competitor. It is similar to product C4 and is being marketed at 3200. Marketed का मतलब वो 3200 पे बेच रहा है।
अब ये अपने बाबा जी क्लासेस में बैठ बैठ के सारे गुर सीख लें और फिर सामने जो है वो अपना फटा लगा ले ट्यूशन सेंटर का, तो फिर कितने पे बुक करेंगे स्टूडेंट को? 3200 पे। अब बाबा जी यंग है, मैं जरा ओल्ड हूं, तो फिर मैं इनकी वजह से क्या सोच रहा हूं, गालिब इज ऑफ द ओपिनियन, तो मैं कौन बन गया? गालिब बन गया। चलो, गालिब सोच रहा है कि फ्यूचर में मैं प्राइस रिड्यूस कर दूंगा कितनी। अब मुझे बताओ, जो मैंने माजी में 4000 का बेचा वो रखूं या जो फ्यूचर में सोच रहा हूं वो रखूं? शाबाश। मैंने प्राइस 3500 कर दी, तो क्या मैं अगले साल सेलिंग एक्सपेंस इनकर करूंगा या नहीं करूंगा? किस वैल्यू पर? क्या मांग रहा है, और मांग भी पर यूनिट रहा है। अब मेरी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, तो 3500 में से 150 गए, ढूंढ दो। आ गया भाई? क्लियर है? रूल क्या है? हेलो, रूल क्या है? अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो किस प्राइस पर बेचूंगा? ओल्ड प्राइस पर। क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो सेलिंग एक्सपेंस कितना इनकर करूंगा? ओल्ड लेवल का। और अगर तब्दीली बताएगा तो जहां जहां तब्दीली लाएगा वहां वहां तब्दील कर दूंगा, जहां जहां खामोश रहेगा वहां वहां पुरानी बात लिख दूंगा। भाई ओके? जी बेटा। जी फिर ज्यादा करेंगे। मसलन सुनो भाई, बाबा जी को हवा चढ़ा दी साथ वाले कजन ने, ओए चल चल सामने पंजाब यूनिवर्सिटी में फटा लगा लेते हैं, तो अकाउंटिंग बेची, मैं तंबाकू बेचूंगा। ठीक है। अब इसने इसे मशवरा दिया, ये राजी हो गया। इंसान का दिमाग उलटने में टाइम लगता है। इसने जाके वहां दुकान खोली, मैंने अपना पढ़ाने का अंदाज चेंज कर लिया और मैंने कहा भाई पहले मैं 4000 लेता था, अब मैं 5000 लूंगा। अब मैं एनआरबी किस पे कैलकुलेट करूंगा? 5000 के हिसाब से। हाँ, अगर मैंने ये ना बताया, अगर मैंने ये ना बताया कि मैं अपनी प्राइस चेंज करूंगा, तो मेरी प्राइस वो ही रहेगी। रूल याद हो गया? तो वो एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर है ना, तो अभी तो हम एनआरवी कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी हम क्या कैलकुलेट करें? और एनआरवी के फार्मूले में क्या आता है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। और हमारी पिछले 10 मिनट से डिस्कशन किस पे हो रही है? सेलिंग प्राइस पे। क्लियर बच्चा? जी भाई मोटू। जी बच्चा। ठीक है, आपने ज्यादा काम कर लिया। मैं अब क्योंकि पेपर्स के करीब हूं, तो मैं जितना वो पूछ रहा है उतने पे चल रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले शुरू में अपनी एग्जाम्पल में सारी चीजें करवा दी हैं। अब मैं किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे कर रहा हूं, अगर आप कहते हैं मैं फिर भी बाकी चीजें भी कैलकुलेट कर देता हूँ। नो इशू। नो, आप कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट। पेपर में कैसे करें? पेपर में इंशाल्लाह एमसीक्यू इतने बड़े आएंगे भी नहीं। पहली बात, अगर आ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपने पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी और उतना सॉल्व करना। ठीक, कर दें भाई जल्दी से। ये गर्मा नहीं है, अरमा है, और मुझे लगता है आई कैप वाले भी ए पे कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलें। अब मजे की बात देखें, अगला भी। ओए होए, चलो भाई प्लीज प्लीज। जल्दी से कर दें भाई, 1 मिनट का काम है।
वॉल्यूम 1 के पहले से ज्यादा और 2 चैप्टर भी निकाल देंगे। जल्दी करें बेटा, जल्दी करें, शाबाश। सिर्फ 3 चैप्टर 2 कल बाद कल से चैप्टर बहुत बड़ा तो ऐसा नहीं आएगा। आमद हो रही है, आमद। खालू ने आशीर्वाद दिया है, आमद हो रही है। ये चांद रात को ईद पे देखना इसकी डीपी, यहाँ इसके स्टेटस छोड़ दिया, मैच्योर हो गया। आओ भाई, Arma Associates has 40 units of inventory, out of which 10 units are damaged. तो टोटल कितने हैं? 40। इसमें डिफेक्टिव 10, नॉर्मल 30। ये नॉर्मल, ये डिफेक्टिव। अब चाहिए मुझे इनकी कॉस्ट। द कॉस्ट पर यूनिट इज 2000। 30 ज़रब 2000 कर दे, और 10 ज़रब 2000। बेटा बातें नहीं। अब क्या चाहिए? एनआरवी। नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज 3000 और बेचने का खर्चा है 100। तो फिर नॉर्मल एनआरवी कितनी बनी? 1 यूनिट का बता देना। 3000 माइनस 100, 2900, और यूनिट है 30। बोलो 87,000। कह रहे हैं डैमेज यूनिट्स कितने में बिकेंगी? नॉर्मल प्राइस का 80%। नॉर्मल कितनी है? 3000। लेस का 80%। ये आ गया। अब इसमें से माइनस करें सेलिंग कॉस्ट कितनी है? 100। 2400 में से 100 गया, 2300 ज़रब 10 करें, 23,000। इधर कितना आया? 60,000। इधर कितना आया? 20,000। जमा करें 80,000। इसका मतलब कोई राइट डाउन नहीं किया। क्या पूछ रहा है? What is the amount of write down of inventory if any? If any ये सिग्नल होता है भाई, जरा ध्यान से करिए। ये भी हो सकता है कि ना हो। है कोई राइट डाउन? नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है। राइट डाउन होता क्या? जब एनआरवी कॉस्ट से कम चली जाए। तो यहां एनआरवी कॉस्ट से और यहां पर भी एनआरवी कॉस्ट से, तो कोई राइट डाउन नहीं हुआ। तो क्या टिक करूं?
नील। जाग जा मेरी शेर मेरे भाई, शेर सोता है ना लंबा ही सो जाता है। पागल हो गया बस कर। नहीं अल्लाह की कसम ना, हाँ अल्लाह की कसम, और मैं नहीं मानता। लो भाई आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।